और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4। इससे पहले कि आप प्राइम टाइम के पीक की तरफ जाएं, प्राइम टाइम की खबरों का ऑप्टिमम डोज आपको देने वाला हूं और बताने वाला हूं क्या है खास। पहले दिल्ली के एलजी का मैसेज साफ, जेल से नहीं चलेगी सरकार। अब क्या करेंगे केजरीवाल? रामपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट का फैला रायता, किसे होगा सीटों का फायदा, यह भी आज आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। आपको बताएंगे बाद बिहार के सियासी दांव पेच की भी, जहां कांग्रेस और आरजेडी में जारी है सीटों का खेल। तो क्या बिहार में इंडी हो गया फेल? डिटेल के साथ बताऊंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर बगावत, अब संजय निरुपम भी जाने वाले हैं क्या? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपके सामने प्राइम एट 4 में होगा। और अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने के मामले में उनको बड़ा झटका लगा है। टाइम्स नाउ समिट में एलजी वीके सक्सेना का यह बड़ा बयान सामने आया जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। केजरीवाल को लेकर दिल्ली के एलजी सक्सेना ने यह कहा कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली की जनता को यकीन दिला रहा हूं। आप एक मीडिया नेटवर्क टाइम्स नाउ के समिट पर आए हैं, तो एक हेडलाइन तो बनती है। तो दिल्ली में इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाईस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। सरकार जेल से नहीं चलेगी। सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर उतरी है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। दिल्ली विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। सीएम केजरीवाल इस्तीफा दें, ये मांग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, कईयों को हिरासत में भी लिया। दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और कुछ को डिटेन करना पड़ा। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ में प्लेकार्ड्स और नारे, केजरीवाल इस्तीफा दो। इस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली के लोगों को इसे इस्तीफा देना होगा। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है। जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी आज सड़कों पर उतरी। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला, वो भी जरा दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट देखने को मिला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका। सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं, आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज एक वीडियो मैसेज जारी किया। सुनीता केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप है, केंद्र दिल्ली को परेशान करना चाहता है। किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला, सुनीता ने कहा। सिसोदिया, संजय सिंह के घर भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड में 73,000 रुपए मिले हैं, सुनीता ने कहा। 28 मार्च को केजरीवाल का एक बड़ा खुलासा होगा, यह भी कहा सुनीता केजरीवाल ने। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी,
सत्येंद्र जैन जी की यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। दिल्ली में जेल से सरकार नहीं चलेगी तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? करेंगे इसी पर डिबेट राष्ट्रवाद में अब से कुछ ही देर बाद ठीक 4:55 पर। लेकिन अगली खबर यह कि भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ईडी द्वारा जब्त किया गया पैसा गरीबों में बांटा जाएगा, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने की राजमाता अमृत रॉय से फोन पर बातचीत। बंगाल की कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार हैं अमृता रॉय। गरीबों के पैसे उनको वापस करने की कोशिश करूंगा, पीएम ने कहा। 3,000 करोड़ बंगाल की जनता को वापस करूंगा, पीएम मोदी ने कहा। 3,000 करोड़ रुपए बंगाल की जनता को वापस करूंगा। ईडी की रेड में जो पैसे मिले हैं वो गरीबों के पास वापस भेजे जाएंगे, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं, वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे 3,000 करोड़ रुपए गरीबों को वापस देने का रास्ता खोजा जाएगा, कानूनी मशवरा लिया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री ने। और 2024 के चुनाव पर समाजवादी खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश नहीं लड़ेंगे ये लोकसभा चुनाव, सोर्सेस कह रहे हैं। चुनाव लड़ने की जगह प्रचार पर फोकस करेंगे अखिलेश यादव खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वो जगह जगह प्रचार जरूर करेंगे और इसके पीछे मकसद ये कि फोकस डाइवर्ट ना। और मुरादाबाद सीट को लेकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं प्राइम एट 4 में। मुरादाबाद से रुचि वीरा ने भी किया नामांकन। रुचि वीरा ने कहा समाजवादी पार्टी से नामांकन किया, एसटी हसन मेरे बड़े भाई हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन पहले ही कर चुके हैं नामांकन। एसटी हसन को लेकर मुरादाबाद से रुचि वीरा ने भी नामांकन कर दिया है। एसटी हसन मेरे बड़े भाई हैं, ये भी कहा। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ख्याल है नॉमिनेशन कराना, क्योंकि एक समय की बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, तो वो जरूरी है। उसके बाद आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं कुछ अफवाह उड़ रही है, एसटी हसन साहब कह रहे हैं अभी हमारा टिकट है, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ तो बताइए थोड़ा, किसका टिकट है, कौन प्रत्याशी है? ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए या उनसे डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं नॉमिनेशन के बाद अपनी रुचि वीरा के तेवर से कई सवाल उठ रहे हैं, वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रुचि वीरा हैं कौन। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका हैं, मुरादाबाद की जानी मानी समाजवादी नेता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान से इनकी बहुत प्रॉक्सिमिटी बताई जाती है। तो रुचि वीरा क्या मुश्किल खड़ी करने वाली हैं? एसटी हसन का क्या होगा? मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। मुरादाबाद के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। एसटी हसन के नामांकन का कैंसिलेशन आ गया है। रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रहेंगी, ये वहां के डीएम का बड़ा बयान है। उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा जी हैं। सर, इसमें जैसे कल समाजवादी पार्टी से एसटी हसन साहब ने भी नॉमिनेशन कराया था, तो क्या प्रोसेस होती है सर, इसमें क्या टेक्निक है? जो फार्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फार्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही है। और मुरादाबाद से रुचि वीरा के नामांकन से कौन कौन से बड़े सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। असल में रुचि वीरा के नामांकन पर
कई बातें ऐसी हैं जो गहराती जा रही हैं। अखिलेश ने फोन करके मना किया, फिर नामांकन क्यों किया जा रहा है? रुचि वीरा ने आजम की शह पर मुरादाबाद से ताल ठोकी है क्या? आजम का लिहाज करके अखिलेश ने अपनी छवि कमजोर होने दी है क्या? अखिलेश पार्टी को साध नहीं पा रहे हैं तो फिर विरोधियों से कैसे निपटेंगे, ये सवाल भी। और एसटी हसन का पत्ता काटने के चक्कर में आजम ने अखिलेश का नुकसान कर दिया क्या? पिता की तरह संगठन पर मजबूत पकड़ बनाने में क्या अखिलेश कामयाब नहीं हो रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं। और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में कलह बढ़ गई है। रामपुर से सपा नेता आसिम रजा ने भरा पर्चा, कहा मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट देने की सूचना नहीं है। तो यहां पर भी आप देखिए कि पेच फंस गया। आसिम भाई क्या कहेंगे, आज पर्चा खरीदा आपने? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ है? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाले? तो किसको पे क्या क्यों मामला था, क्या था ये? वो तो जैसे अभी पर्चा हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। आसिम भाई पर्चा किस नाम से खरीदा? किस नाम से खरीदा है? बताएंगे, वो बताएंगे। आप बता दो सर। आप बता दीजिए। तो आप ये भी जान लीजिए कि रामपुर से समाजवादी टिकट पर दावा ठोकने वाले ये साहब कौन हैं। आजम खान के खासम खास के तौर पर आसिम रजा की गिनती होती है। अखिलेश के खिलाफ पहले भी मोर्चा खोल चुके हैं। आजम के कहने पर 2019 में भी टिकट मिला। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में इन्हें हार मिली। 2002 में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए थे। शमसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं आसिम रजा। रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए मुरादाबाद जैसे हालात बन गए। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भी किया नामांकन। तो जैसा आप देख रहे हैं, इन जगहों पर ये घटनाएं बताती हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कमांड कहीं कमजोर पड़ रही है। मौलाना ने कहा समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। आसिम रजा भी कर चुके हैं रामपुर से अपना नॉमिनेशन फाइल। मौलाना साहब, रामपुर से आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया है, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी से किया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो है हमने जो है वो उसी की तरफ से नुमाइंदे वो बता दिया, कई बार बता दिया। और आगे आप देखने वाले हैं प्राइम एट 4 में कश्मीर पर शाह का एक्सक्लूसिव प्लान। लेकिन पहले देखिए गो तस्करों पर कहां भारी पड़े ग्रामीण। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पीछा कर 4 गौ तस्करों को दबोच लिया। तस्करों के चंगुल से 7 मवेशियों को मुक्त करवाया गया है। राजस्थान से तस्करी करके मवेशियों को हरियाणा ले जाया जा रहा था। घायल तस्करों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी तस्कर हरियाणा के नूह के बताए जा रहे हैं। चुनावी आचार संहिता के बीच पुणे में एक शख्स से 50 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार से 50 लाख रुपए नकदी बरामद की। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा पर एक कार से ये पैसे बरामद हुए हैं। कार मुंबई से पुणे की ओर जा रही थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक युवक 108 एम्बुलेंस से लड्डू गोपाल को लेकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच गया। युवक रो रो कर डॉक्टर से बोला, साहब मेरे लड्डू गोपाल गिर गए हैं। युवक लड्डू गोपाल का उपचार करवाने की जिद पर अड़ा रहा। भक्त की जिद पर डॉक्टर ने आला लगाकर लड्डू गोपाल का चेकअप किया। एनआईए ने बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस की जांच तेज कर दी है। एनआईए की टीम ने चेन्नई में 5 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम छापेमारी कर संदिग्धों की तलाश कर रही है। एनआईए को खुफिया जानकारी मिली थी कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़े 2 संदिग्ध चेन्नई में रुके हुए हैं, जहां टीम मन्नाडी में अब्दुल्ला के घर पहुंची, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था। नेपाल के मेयर की बेटी गोवा में लापता हो गई है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मेयर की बेटी आरती हमाम पिछले कुछ महीनों से ओशो आश्रम में रह रही थी। उन्हें आखिरी बार 25 मार्च को गोवा के अश्मेम इलाके में देखा गया, जिसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। आरती के पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपनी बेटी को खोजने में मदद की अपील की है। सीएम योगी का चुनावी शंखनाद। प्रचार से पहले सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा वृंदावन की पूज्य गलियों को श्री कृष्ण का इंतजार है। योगी ने कहा, मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी उम्मीदवार। भगवान राम ने पहली बार अयोध्या में
सैकड़ों साल बाद होली खेली है और अब मथुरा की पूज्य गलियों को भगवान कृष्ण का इंतजार है। यहां पर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के मंदिर में पूजा अर्चना की। और बिहार में इंडी में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आरएलडी के बीच अब तक सहमति नहीं बनी है। यहां पर लगातार यह देखने को मिल रहा है कि सहमति की बातें, तालमेल की बातें असल में हवा हवाई हैं। और यही मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस आरजेडी के बीच सहमति नहीं बन रही है। कांग्रेस नेताओं और तेजस्वी के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही है। 28 मार्च को पटना में औपचारिक ऐलान संभव है। मुकाबला बिहार में 40 सीटों पर बिल्कुल साफ है और बिहार की जनता महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ है। जो 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी ने काम किया है, उसके दम पर हम जनता का विश्वास और प्यार आशीर्वाद जीते हैं। परिवारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। इंडिया गठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसे रेल का आरक्षण होता है उसमें आरएसी और वेटिंग लिस्ट होता है। अब तक के गठबंधन के घटक दल वहाँ वेटिंग लिस्ट में है, आरएसी की स्थिति में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी, राजद भी चाहेगी और हमारे भारतीय वामपंथी मोर्चा भी चाहेगा। तो लेकिन हम लोग का एक मत इस मामले में है कि जीतने की जिसमें संभावना ज़्यादा हो, जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना हो, जिस पार्टी के जीतने की संभावना हो, वहाँ उसको उम्मीदवार बनाया जाए। और महाराष्ट्र कांग्रेस से बगावत की खबर आ रही है। संजय निरुपम ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई की 6 में से 5 सीटें उद्धव को देने पर संजय निरुपम भड़क गए हैं शीर्ष नेतृत्व पर। शिवसेना के सामने झुक क्यों गए? संजय निरुपम ने कहा, मुंबई में कांग्रेस को बचाने में हमारा नेतृत्व फेल हो गया। निरुपम ने कहा, खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, कहा है संजय निरुपम ने। इस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई। वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था। एक जमाना था मुंबई से, और जमाना कोई बहुत पुराना नहीं, मैं ऐसा कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। और पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रेखा पात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं। रेखा पात्रा ने की चुनावी अभियान की शुरुआत, मां काली की पूजा करके चुनाव प्रचार का आरंभ किया। संदेश खाली की महिलाओं के साथ प्रचार की शुरुआत की। रेखा पात्रा के चुनावी अभियान से सैकड़ों महिलाएं जुड़ गई हैं।